बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि प्रॉपर्टी कभी ज़िंदगी में आप ख़रीदें तो उसमें चंद मोटी मोटी चीज़ें, कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? ये मोस्टली हमारे पास सिविल केसेस आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी ख़रीदी थी जनाब, ये तो कोई निकल आई है जनाब, डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी निकल आई है, कोई मसला है इसके अंदर। वो मसले क्या हो सकते हैं, कहाँ से राइज, चंद एक मैं बता देता हूँ। जब आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, मूड है, आपके पास पैसे हैं, आप चाह रहे हो कोई मकान ख़रीद लेता हूँ या कोई प्लॉट ख़रीद लेता हूँ, ये ख़रीदते हुए आपको ये चंद एक चीज़ें अगर आप पेश नज़र रखेंगे तो उम्मीद है कि किसी हद तक आप फ्यूचर में लिटिगेशन से, अदालतों से, केसों से बच जाएंगे। वो चंद चीज़ें जो आपने पेश नज़र रखनी वो ये है। नंबर 1, सबसे पहले जब किसी प्रॉपर्टी के बारे में आप इंटरेस्टेड हों, कोई आपको रेफ़र करे कि फ़लाँ प्रॉपर्टी सेल हो रही है फ़लाँ जगह पे, आपका काम है कि उसके पास बैठ के आपने सुन लिया, उसने कहा सुबह ही बुला लेता हूँ उस पार्टी को, इधर ही बुला लेते हैं, फ़र्द ले आएगा, इतने मरले है, ये है वो है। नहीं, आपका काम है आप मौका मुलाजा करें, उस जगह पर जाएं जहाँ पर प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, 10 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन हो, प्लाट हो, मकान, कुछ भी हो, मौके पे जाके तो आपने कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कि वो जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा है, ये देखें फ़र्द है मेरे पास, ये देखें जी जनाब इस प्रॉपर्टी का ये टाइटल डॉक्यूमेंट है, दिखा रहा है, टैली करें। उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है क्या यही है? ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट दिखा रहा है आपको इस इलाके के तो प्रॉपर्टी दूसरे मोहल्ले में हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। मौके पर जाके तो आपने ये एक चीज़ टैली करनी है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दूसरा मौके पे प्रॉपर्टी उधर ही मौजूद है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि प्रॉपर्टी जब आप मौके पे जाते हैं प्रॉपर्टी की हालत कैसी है। कि प्लॉट आप ले रहे हो तो उसके ऊपर से बाज़ दफ़ा मौके पे जाते हैं पता चलता है उसके ऊपर से बड़ी हैवी वोल्टेज तारें गुजर रही हैं। बंदा सर पकड़ के भाई ये क्या है, कि नई मुसीबत, खंबा लगा हुआ है वापडा का बहुत बड़ा सा, तो कुछ ऐसी मसाइल हो सकते हैं। तो आपने मौके पे जाके जो चीज़ बाय कर रहे हो, जो ख़रीद रहे हो, उसको देखना है, उसकी हालत को, ज़ाहिरी हालत को देखना है। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, उसके पास कोई फ़र्द वगैरह है, उसको देखें, टैली करें। आप टैली करते ऊपर लिखा हुआ खसरा नंबर, खतूनी नंबर, फलाना नंबर, अब उससे तो वाजे नहीं होता कि ये 5 मरले का प्लॉट है, खसरा नंबर 100 एंड 100 में। अब खसरा नंबर 100 एंड 100 में तो बहुत सारे प्लॉट हैं, खतूनी नंबर 100 एंड 100 बहुत सारे प्लॉट हैं उसके अंदर, तो कैसे पता चले कि ये वही प्लॉट है, ये इसका मालिक है, नहीं है। फिर आप ऐसा प्लॉट जो बड़ा वाजे नहीं हो रहा, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इस एरिया के अंदर इसके पास 3 कनाल ज़मीन है जिसमें से ये 10 मरले आपको दे रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपने ये एहतियात कर लेनी है कि राइट लेफ़्ट लिख लेना है कि इस प्रॉपर्टी के आगे क्या है, रोड है मोस्टली, बैक साइड पे क्या चीज़ है, राइट साइड पे इस प्रॉपर्टी की क्या है, लेफ़्ट साइड मोहल्ले वकूई से कहते हैं। मोहल्ले वकूई उसका जब कोई रजिस्ट्री बयाना कुछ करना है ना, मोहल्ले को लिख लेना कि फ़लाँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसके बाबत सौदा हो रहा है, इस मकान की बात हो रही है, इस प्लॉट की बात हो रही है, कॉर्नर प्लॉट है, ये पार्क फेसिंग प्लॉट है, क्या है, तो उसके मुताबिक आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी। पहुँच के मौके पे तो ये सारा आपने तय करना है कि ये वही प्रॉपर्टी है जो मैं ख़रीद रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब आप सौदा करें किसी के साथ, एडवांस कम दें, थोड़ा सा एडवांस देना, बहुत ज़्यादा एडवांस ना दे बैठे, क्योंकि अभी तो तसल्ली करनी है आपने। बाज़ दफ़ा 2 ओनर हैं, 5 ओनर हैं, अब्बा जी की जनाब ये मकान था, अब्बा जी फौत हो गए हैं, बाकी वारसन बेचना चाहते हैं जी प्लॉट। अच्छा बेचना चाहते हैं, मैं ख़रीदार हूँ, मैं ख़रीदूँगा, निकालो एडवांस, आप 50 लाख रुपये एडवांस दे दो। बाद में पता चले कि वारसन थे उसके 7-8, बीच में से 2 बेचना ही नहीं चाहते, वो 50 लाख फंस जाता है। बाज़ दफ़ा एडवांस जो दिया होता है, बंदा आगे पीछे परेशान। थोड़ा सा एडवांस, मिसाल के तौर पे 50,000 एडवांस दे दिया, लाख रुपए एडवांस दे दिया, फिर बात चलाइए, सारे अगर एग्री करें, समझ में आता है कि सारे एग्री हैं, बयान दे देंगे, सेल कर देंगे सारे, तो फिर आप दीजिए
रजिस्ट्री करवाएं, पैसे दें, रजिस्ट्री करवाएं। ज़्यादा सारा एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्री करवाएं तो रजिस्ट्री सॉलिड किस्म के गवाह भी होने चाहिए, जो कल को कोई खुदा न खास्ता डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो फिर वो सॉलिड किस्म के गवाहान वो बताएं कि इतने पैसे इसने हमारे सामने, जब भी पैसे दें किसी के सामने दें, किस टाइम पे दिए हैं, किस दिन दिए हैं, किस तारीख को दिए हैं, कहाँ पे दिए हैं, थोड़ा सा ये नोट भले ही कर लें, काम आती है ये चीज़। तो पैसे जब भी दें गवाहान की मौजूदगी में दें। डिस्प्यूट होगा तो गवाह अदालत में जाके बयान देंगे आपके हक़ में कि ये हमारे सामने दिए गए थे। रजिस्ट्री करवाते हुए एक चीज़ ये भी आपने ज़हन में रखनी है कि बाज़ दफ़ा कमाल होशियारी से लिख देते हैं जनाब तमाम टैक्सेस, हर किस्म के टैक्सेस जो हैं वो ख़रीदार देगा। क्यों देगा जी ख़रीदार? इसमें याद रखें, एक होता है कैपिटल गेन टैक्स। गेन टैक्स वो बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है, उसने प्रॉपर्टी ली हुई थी, अब वो बेच रहा है, इसको जितना वो नफ़ा हो रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स तो इसने पे करना है, वो ख़रीदार तो नहीं पे करता। लेकिन कमाल होशियारी से, मक्कारी से वो लिखा जाता है कि नहीं, टैक्स वो गेन टैक्स भी आप पे कर रहे हो, आपके बिहाफ पे किया जा रहा है, आप अच्छे सिटीज़न हो, आपने टैक्स 1 लाख रुपया पे किया है, मैंने पे किया 1 लाख और 2 आप, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसी बात, नादानी वाली बात। ये उस वक्त होता है मोस्टली जब आप रजिस्ट्री नहीं करवाते और पहले पैसे क्लियर कर देते हो, सारे पैसे दे दिए, अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई, फिर आप रजिस्ट्री के लिए पीछे पीछे फिरते हो, वो फिर रिलक्टेंट होता है, अच्छा आता हूँ जाता हूँ ये वो, आप पीछे पीछे वो आगे आगे, फिर वो साहब जी पहले जो आगे आ गए तो वो फिर ब्लैकमेलिंग थोड़ी सी कर जाते हैं कि अच्छा कैपिटल गेन टैक्स, नहीं जी हमने तो कुछ नहीं देना। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपने तो रजिस्ट्री करवानी है और उसके बगैर होनी नहीं, तो फिर आप परेशान होते हो। तो कोशिश करें कि ये कुछ ना कुछ रकम पीछे रखें भाई, सारा एडवांस दे दें, सारी क्लियर कर दें। रजिस्ट्री दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएं। बल्कि बाद लोग तो ऐसा करते हैं कि अमाउंट जो है वो जाके ही रजिस्ट्रार के रूबरू जाके कहते हैं ये लो अमाउंट पे कर दी गई सारी, ओके। अब थंब इम्प्रेशन, अंगूठे, साइन, फ़ोटो शोटो सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर तसल्ली हो जाती है कि पैसे भी दे दिए सारे और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी भी मेरे नाम लगी। लेकिन याद रखिए अभी प्रॉपर्टी नाम नहीं लगी, रजिस्टर्ड सेल डीड है, ये रजिस्ट्री हुई है अभी, कि ये चीज़ बताती है कि सेल ट्रांजैक्शन के दरमियान रजिस्टर्ड है, वाकई हुई है ट्रांजैक्शन। लेकिन आपके नाम कब लगेगी प्रॉपर्टी? आपके नाम उस वक्त प्रॉपर्टी लगेगी जब इंतकाल चढ़ेगा। ये एक और प्रोसीजर है, रजिस्ट्री होने के बाद इंतकाल होता है, इंतकाल पास होता है, उसका भी एक प्रोसीजर है। इस पे हमारी इंडिपेंडेंट एक लंबी सी वीडियो भी है इंतकाल के ऊपर कि प्रॉपर्टी का इंतकाल कैसे करवाते हैं। एनी हो, तो आपने इंतकाल, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अक्सर लोग इससे होता क्या है, आपने प्रॉपर्टी ली है, रजिस्ट्री भी आपने करवाई है, बड़ी एहतियातें की हैं, रजिस्ट्री हो गई, ठीक है जी, आपको इंतकाल का नंबर मिल जाएगा, आप जाएं, फिक्र ही ना करें जी। तो आप वाकई वो करवाने वाले पे आप मुतमईन हो जाते हैं, आप बेफिक्र हो जाते हैं। जब आप बेफिक्र होते हैं तो वो भी बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ आपका ही काम नहीं था और भी बहुत सारे काम थे। साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, बाज़ दफ़ा 20 साल बाद जाके तो आप कहते हैं अच्छा जी ये हमारी प्रॉपर्टी हम बेचना चाहते हैं। पटवारी के पास जाते हो, लैंड रिकॉर्ड सेंटर पे जाते हो, ये जनाब हमारी प्रॉपर्टी, वो कहते हैं आपके नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। बंदा शौक होता है कि ये क्या है, हमारी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं नहीं, आपके नाम पे इंतकाल ही नहीं चढ़ा हुआ, इंतकाल तो पास ही नहीं हुआ। सर पे हाथ रख दें, ये क्या? फिर समझ में आती है कि नहीं, वो जो 20 साल पहले अब्बा जी ने ली थी, अब्बा जी ने रजिस्ट्री कराई थी, इंतकाल वो ध्यान ही नहीं दिया था तो रह गया इंतकाल। इंतकाल का मतलब है मुंतकिल होना। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो मालक है, अब मुंतकिल होती है, इस मालक से आपके नाम पे मुंतकिल हो गई प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं इंतकाल। तो मुंतकिल करवाई ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो क्या किया आपने? आपके तो नाम पे कुछ नहीं है। हाँ, सेल आपकी जो हुई उसका सबूत तो है, रजिस्ट्री उसका सबूत है कि वाकई सेल, रजिस्टर्ड सेल डीड है कि इन्होंने ख़रीदो फरोख्त की, लेकिन आपके नाम कुछ नहीं लगा जब तक इंतकाल नहीं होता। फ़ौरन जब रजिस्ट्री करवाएं, फ़ौरन 1 आध दिन में, उस वक्त तक आपने बेफिक्र नहीं होना जब तक इंतकाल प्रॉपर्टी का अपने नाम पे नहीं करवा लेना। बड़ी एहतियात करनी है इस मामले में।
ज़िंदगी का पता नहीं, आप दुनिया से चले जाओ 4 साल बाद पीछे बच्चे इंतकाल ढूंढते रहें, तो ये इंतकाल करवा के छोड़ें। लास्ट चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर्टी जब भी ख़रीद ली, ये हमारा जनाब प्लॉट है, उसका कब्ज़ा ले लेना है। सारी प्रोसेस हो गया जनाब, रजिस्ट्री भी हो गई, आपका इंतकाल आपके नाम पे चढ़ गया, उसका कब्ज़ा, ये भी बड़ा ज़रूरी है। लिटिगेशन में पढ़ते हैं, केसेस में पढ़ते हैं ना, तो पूछा जाता है कब्ज़ा किसका है, तो हमारा तो होता ही नहीं, हमने तो सिर्फ ख़रीदी है, हमारे नाम पे मुंतकिल हुई है, कब्ज़ा नहीं हमारा। तो कब्ज़ा आप सोचेंगे कि कब्ज़ा कैसे ले सकते हैं। कब्ज़ा लेने का तरीका, मिसाल के तौर पर घर है, उसके अंदर कुछ छोटा मोटा सामान रख दें, अपना ताला लगा दें, ये आपका कब्ज़ा है। प्लॉट है तो उधर तो बंदा अपना सामान भी नहीं, प्लॉट है तो उसको थोड़ी चारदीवारी आप कर दें, कोई मिट्टी डलवा दो, कोई नलका लग गया है, कोई दरख्त लग गए, कुछ जिससे आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, आपने कुछ किया है, तो आपका कब्ज़ा हो जाएगा। कब्ज़ा डजंट मीन कि आप उसके ऊपर जाकर बैठ ही जाएं तो फिर कब्ज़ा होता है, नहीं। कब्ज़े से मुराद है कि आपके हैंड ओवर हुई है वो चीज़, तो वो प्लॉट हो, वो दुकान हो, मकान हो, आपके हैंड ओवर होने का कोई सबूत हो आपके पास, मेरे पास थी, ये देखें मैंने इसका लॉक लगाया, मैंने इसका दरवाज़ा लगाया, मैंने इसकी मिट्टी डलवाई है, मैंने फ़लाँ काम किया, कब्ज़ा था तो किया ना। तो इस तरह कब्ज़ा भी ले लेना है, अपने हैंड ओवर वो चीज़ कर लेनी है, तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको फ्यूचर लिटिगेशन से बचाती हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब फरमा लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।